की प्रथम इकाई हमने पूर्ण कर दी थी। वित्तीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन से संबंधित है और उसकी प्रथम इकाई का प्रथम भाग जो आज हमारे पढ़ने का विषय है वो है लोक प्रशासन का अर्थ और उसका क्षेत्र। जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की कि लोक प्रशासन किसे कहेंगे, तो लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन को समझना जरूरी है। हम प्रशासन किसे कहेंगे? प्रकृष्ट विधि से या उत्कृष्ट विधि से जो कार्य संपादित किया जाता है उसे प्रशासन का नाम दिया जा सकता है, या उत्कृष्ट रीति से जो शासन किया जाता है उसे प्रशासन का नाम दिया जाता है। और इसे हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि अनेक व्यक्तियों से सही दिशा में उत्कृष्ट रीति से या अनुशासित तरीके से कार्यों का संपादन करवाना प्रशासन कहलाता है। अब हम प्रशासन के आगे बढ़ते हैं और लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो लोक और दूसरा प्रशासन। लोक का मतलब है जनता से जुड़ा हुआ जनहित कार्य, और प्रशासन जैसा मैंने अभी बताया उत्कृष्ट शासन, यानी जनहित में जो उत्कृष्ट शासन किया जाए उसे हम प्रशासन कह सकते हैं, लोक प्रशासन कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में उसे हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। जब हम लोक प्रशासन के अर्थ को आगे देखते हैं तो जनहित इसमें महत्वपूर्ण है, लोक इसमें महत्वपूर्ण है। और जब जनहित महत्वपूर्ण है तो सरकार जो भी कार्य करती है वो जनहित में होते हैं। तो सामान्य शब्दों में सरकार के कार्यों को लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में सरकार जो भी कार्य संपादित करती है उसे लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अब लोक प्रशासन के अर्थ के दो अर्थ के संदर्भ में दो धारणाएं हैं। एक धारणा व्यापक है और एक धारणा संकुचित है। व्यापक अर्थ में हम लोक प्रशासन किसे कहेंगे? शासन द्वारा जो कुछ भी किया जाता है या राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में की जाने वाली समस्त क्रियाएं, वो सब कुछ लोक प्रशासन कहलाती है। ये व्यापक है, यानी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में राज्य के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, और ये जो क्रियाएं राज्य करता है ये शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से करता है, कार्यपालिका के माध्यम से, व्यवस्थापिका के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। और जब हम व्यापक अर्थ में ये कहते हैं कि राज्य के द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने के लिए की जाने वाली सारी क्रियाएं, यानी व्यवस्थापिका के सारे कार्य, कार्यपालिका के सारे कार्य, न्यायपालिका के सारे कार्य, ये सब कुछ लोक प्रशासन का हिस्सा है। ये जो धारणा है ये व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन को अभिव्यक्ति देती है। संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका से संबंधित कार्य, क्योंकि संकुचित अर्थ के समर्थक ये कहते हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है और वास्तव में वही लोक प्रशासन है, और इस दृष्टि से केवल कार्यपालिका के कार्यों को ये लोक प्रशासन तक सीमित रखते हैं। अब ये लोग ये मानते हैं कि चूंकि प्रशासन की समस्याएं सरकार की तीनों अंगों से संबंधित होती है, इसलिए ये जो संकुचित धारणा है इसको हम ज्यादा स्वीकार नहीं करते। जो व्यापक धारणा है उसी को ज्यादा स्वीकार किया जाता है। हालांकि विद्वान दोनों ही मतों के हैं और दोनों ही तरीकों से अपनी बातें कह रहे हैं अपनी परिभाषाओं के माध्यम से। तो जब हमने अर्थ देख लिया व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में, तो अब हमारे समझने का विषय है परिभाषा, जो विद्वान कहते हैं। और परिभाषाओं में एक महत्वपूर्ण परिभाषा है विलोभी। विलोभी क्या कहते हैं? विलोभी ये कहते हैं अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्रवाइयों की ओर संकेत करता है, जो हमने अभी देखा उसे अभिव्यक्ति है। एल.डी. वाइट कहते हैं लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य
लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, यानी कहीं ना कहीं व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन की परिभाषा दी है। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। और साइमन इसे संकुचित अर्थ में लेते हैं और वो कहते हैं लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। तो ये हमने अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है, उसको हमने देखा। अब बात आती है लोक प्रशासन के क्षेत्र की परिभाषाओं के बाद। इसका क्षेत्र क्या हो, कौन सी विषय वस्तुओं को हम लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल करें, तो जितनी भी धारणाएं प्रचलित हैं उनको देखते हुए मुख्य रूप से हम 4 दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में बता सकते हैं। एक दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि इसके क्षेत्र में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो कि लोक नीति को पूरा करने या क्रियान्वित करने से संबंधित होती है। और यह दृष्टिकोण यह मानता है कि शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के समस्त कार्य इसके अंतर्गत शामिल है, इसके विषय क्षेत्र में शामिल है। ऐसा कौन मानते हैं? तो एल डी वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो ऐसे विचारक हैं जो कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक मानते हैं, यानी शासन की तीनों शाखाओं के कार्यों को लोक प्रशासन के क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण हुआ लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंधित। दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। जैसा हमने अभी अर्थ देखा था उसमें मैंने आपको बताया था। वो संकुचित दृष्टिकोण ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कानूनों को क्रियान्वित करने वाली शाखा से है, यानी लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित है, यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित है, उससे व्यापक नहीं है। और ऐसा कौन मानते हैं? अभी हमने साइमन को देखा, साइमन की परिभाषा। लूथर गुलिक भी इसी विचारधारा के समर्थक है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण हुआ लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण आता है पोस्ड कॉर्ब दृष्टिकोण, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। ये पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया। हालांकि लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल आदि विचारकों ने इसके संदर्भ में अपनी बातें कही थी, पर जो व्यवस्थित दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्ब के संदर्भ में दिया वो लूथर गुलिक ने दिया, इसलिए उनके नाम से ही इसे हम जानते हैं। और वो ये बताते हैं कि P का अर्थ है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। योजना बनाने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है, उसके विषय क्षेत्र में शामिल है। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन बनाना, यानी ढांचागत व्यवस्थाएं करना, यह भी लोक प्रशासन के कार्य का हिस्सा है। S का मतलब है स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की भर्ती करना। फिर D का मतलब है डायरेक्शन, दिशा निर्देश प्रदान करना, यानी लोक प्रशासन में दिशा निर्देशों का लेना देना, यह भी उसका एक हिस्सा होता है। CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय करना, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय करना, एक ही विभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच में समन्वय करना, यह भी लोक प्रशासन के क्षेत्र का एक हिस्सा है। R का मतलब है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। प्रतिवेदन विभाग के अलग अलग स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग देना या निरीक्षण के समय रिपोर्टिंग देना, यह भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का हिस्सा है। और सातवां जो बिंदु आता है वो D, यानी बजटिंग, यानी वित्त की व्यवस्था करना। ये जो सारी बातें हैं ये सब कुछ लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल है, और जो ऐसा मानता है वो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी होती है कि काल्पनिक है, प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जो कि पाठ्य विषय का ज्ञान है उसको इसने छोड़ दिया है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण ने। लेविस
मेरियम इस धारणा के समर्थक है। वो कहते हैं कैंची के 2 फलक होते हैं, जिसमें से एक फलक ये पुष्पगोर्भ है, तो दूसरा फलक पाठ्य विषय का ज्ञान है, और उसका उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पर ये पुष्पगोर्भ दृष्टिकोण भी कहीं न कहीं लोक प्रशासन के क्षेत्र को अभिव्यक्ति देने वाला एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। फिर चौथा दृष्टिकोण आता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, जिसको आदर्शवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इस लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वो सारी बातें शामिल हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य को संपादित करनी चाहिए, या जो कि एक लोक कल्याणकारी शासन को संपादित की जानी चाहिए। उन सभी कार्यों को हम लोक प्रशासन का हिस्सा मानेंगे जो कि जनहित में संपादित करने अनिवार्य है। ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या आदर्शवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का बहुत फैला हुआ है, बहुत अधिक विस्तृत हुआ है, बहुत व्यापकता लोक प्रशासन के क्षेत्र ने ग्रहण कर